को नमस्कार। युवाओं की बात हो रही है। यहीं से ठीक है, माइक दे दो, ठीक रहेगा। आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है। लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहाँ का युवा वहाँ नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए, 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो, एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहाँ से पढ़ के वो IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गाँव में निवास करते हैं, और वहाँ की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाएं क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, मजबूरी बन जाती है, कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, अपने राज्य में कोई रोजगार नहीं है, और दूसरे राज्य में जा करके अपने शरीर से काम लेते हैं। जब किसी का माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो शरीर से ही काम लेगा, जाकर मजदूर बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो IT कंपनीज है, BPO की कंपनी है, BPS की कंपनी है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। साउथ उनकी पहली पसंद है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि वो बिहारियों से नफरत करते हैं, उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। और यहाँ के अपने जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप ही नहीं किया। जब ऐसे बच्चे हमारे यहाँ मिलेंगे नहीं तो हमारी यार फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आएगी, कंपनियाँ क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी? अभी 2024 में 19 दिसंबर को बिजनेस कनेक्ट हुआ था, आप लोग गए होंगे, जानते होंगे। उसमें जानते हैं कितना जो कंपनी है, 400 से ज़्यादा कंपनियों ने कमिटमेंट साइन किया है। MOU कहते हैं जिसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने पैसे का? 1.8 लाख करोड़ का। यहाँ का युवा सोचे कि भैया अब इतनी सारी कंपनीज आ जाएगी, हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन धरातल पर कितनी कंपनियाँ उतरी है? एक भी नहीं, एक भी दो भी हमको दिख नहीं रही है। उसके पिछले साल 2023 में 50,000 करोड़ रुपया से भी MOU साइन किया गया था। और MOU बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि इतना लाख इन्वेस्टमेंट, इतना लाख इन्वेस्टमेंट, ये कोई लीगल नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। आप चाहे खर्च करें या ना खर्च करें। कंपनी क्यों आती है? फैक्ट्री क्यों आती है? कोई बिजनेस क्यों खोलना चाहता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। बिहार में आएगा, ऐसे रिसोर्स मिलेंगे उसको,
जो उसका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना है, नहीं मिला, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया। और जो हमारे बच्चे मजबूरी से बाहर जाते हैं और वो अपमानित रहते हैं और यहाँ बैठ करके और उसको बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो बोलते हैं हम उसको देखेंगे फिर से रोजगार उत्पन्न करेंगे। जब चुनाव आता है, जो एनडीए की सरकार हो, उससे पिछले वाली सरकार हो, ये वादा करती है कि हम 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 12 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 19 लाख नौकरियां दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। भाई आपको बता दें, यहाँ के लोगों को एक बहुत लोगों को कम पता है कि यहाँ पे 2% से कम लोग ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। 2% से कम, ज़्यादा बढ़ा देंगे 2.5% कर देंगे, 97.5% लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ की सरकार को देखिए कि ये कहती है कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसी में लड़ाते रहती है। हमको 97.5% जो 5 लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए, जो एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जब तक सारे युवा जो ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, अब मिल जाएंगी, भाई हम बता देते हैं सरकारी नौकरी आपको मिलने से रही, क्योंकि 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है। उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। मेरा नाम अमित विक्रम है और मैं प्रवक्ता हूँ जनसुराज पार्टी। आप देखेंगे कि युवाओं के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़: शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और खेलकूद। इन्हीं 4 बिंदुओं पर सभी युवाओं का, छात्रों का ध्यान रहता है। इन चारों मुद्दों पर बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आज से ठीक 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार में विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या आप सबने उस विश्वविद्यालय का एक भी ईंट देखा है? एक भी ईंट 10 साल में उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की नहीं रखी गई। सिर्फ घोषणाओं में सिमट के रह गया वो केंद्रीय विश्वविद्यालय। गौरवशाली इतिहास था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, लेकिन उसकी घोषणा होने के बाद कि हम वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसकी घोषणा के 10 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक रखी नहीं गई। जो ताज़ा जानकारी है, वहाँ पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम भी नहीं पूरा हुआ। और उसी घोषणा को हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, दोहराते रहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों चुनाव हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से उठती रही। हर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, चाहे स्टेट के इलेक्शन में या किसी प्रधानमंत्री, गवर्नर का विजिट होता है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग होती है। लेकिन उस मांग पर भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। बिहार में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हालत क्या है? भागलपुर यूनिवर्सिटी से कट के मुंगेर यूनिवर्सिटी बना, वैसे ही मगध यूनिवर्सिटी से कट करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना। इन दोनों यूनिवर्सिटी के पास ना अपनी ज़मीन है, ना अपना कैंपस है। ये किराए के मकान में किसी दूसरे कॉलेज में मेकशिफ्ट बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज़ चल रही। सोचिए वहाँ क्या पढ़ाई होती है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लेक्चर्स की जो कमी है, वो सबसे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन सरकार एक और ढिंढोरा पीटती है कि हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 90% तक की रिक्तियां हैं। जो प्राचार्यों के पद हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स के जो पद हैं, 90% तक खाली हैं। किसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के सहारे ये इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जेईई मेंस के द्वारा जब काउंसलिंग होती है तो उसमें आधे से ज़्यादा सीट इन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की खाली रह जाती है। मजबूरी में बिहार का छात्र युवा इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ के स्टेट्स में जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, केरल तक जा रहा है। लेकिन बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रहते वहाँ नामांकन नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि फैकल्टी नहीं है। यह स्थिति मेडिकल कॉलेज की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, लेकिन उनके ही जिले में
पावापुरी में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की स्थिति जाकर के देखिए, वहाँ पर फैकल्टी का घोर अभाव है। वहाँ के लड़के पटना राजेंद्र नगर में कंकड़बाग में डेरा लेकर रहते हैं और पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्लास करते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो क्या मेडिकल कॉलेज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग होता है, या उसमें फैकल्टी भी होनी चाहिए? उस बिल्डिंग में पढ़ाएगा कौन? इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बिल्डिंग तो बने हैं हर जिले में, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस का भी वही हश्र होगा जब मुख्यमंत्री जी के खुद अपने जिले में फैकल्टी नहीं मिल रहा है, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या फैकल्टी मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस को? अब आइए खेल के संदर्भ में, भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में 2700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है इस वर्ष, 2700 करोड़। और इस 2700 करोड़ में गुजरात को कितना मिला है? 600 करोड़। उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? लगभग 500 करोड़। बिहार को कितना मिला है? मात्र 50 करोड़। गुजरात की आबादी का दुगना आबादी है यहाँ, युवाओं की संख्या वहाँ से दुगनी है, और आवंटन मात्र 50 करोड़, 10% भी नहीं। जितना पैसा खेलो इंडिया के तहत गुजरात को मिलता है, उसका 10% भी बिहार को नहीं मिला। अब आइए रोजगार सृजन पर। एक पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क योजना है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कपड़ा का व्यवसाय स्थापित होना है, मिल स्थापित होंगे, दुकानें स्थापित होंगी। पूरे देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बने, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। और आश्चर्य की बात, कपड़ा मंत्री कौन है? बिहार के गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दिला सकते। और वो अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय में क्या करते हैं? झटका मीट दुकान का उद्घाटन करते हैं। कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल पार्क दिलाना चाहिए उनको कि झटका मीट का दुकान का उद्घाटन करना चाहिए। वो हलाला पे बयान देंगे, पाकिस्तान पे बयान देंगे, 3 तलाक पे देंगे, वक्त पे बयान देंगे। और टेक्सटाइल पार्क पर जब आप ही के मीडिया बंधुओं से सवाल पूछे थे, क्या बोले थे? ये सब फालतू सवाल नहीं करने का। तो युवाओं को रोजगार क्या झटका मीट का दुकान खोलने से मिलेगा कि टेक्सटाइल पार्क से मिलेगा? तो ये है उनकी नीति। इस तरह से आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि युवाओं की अनदेखी हो रही है। और सबसे बड़ी युवाओं की अनदेखी जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है, वो ये शिक्षक बहाली। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 3 लाख शिक्षकों की बहाली की, 3 लाख नौकरियां दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,68,336 शिक्षकों की भर्ती की गई है 3 चरणों में। उस 2,68,336 में से 1/3 बाहरी है। डोमिसाइल नीति यहाँ लागू थी, लेकिन नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की पूर्ति करने के लिए डोमिसाइल नीति यहाँ से हटा दी। देखिए, छात्रों के हित में प्रशांत जी ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, जेल तक जाने की नौबत आई तो उससे भी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब छात्रों की एक समिति ने तय किया कि अब इसको हम लोग न्यायिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और न्यायिक लड़ाई में आपको पता होगा कि हमारे पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष YV गिरी जी, जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी सेवा इस संदर्भ में दी और मजबूती से केस को लड़ा। ये बात ज़रूर है कि आज की डेट में हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी है। न्यायिक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। छात्रों के साथ बैठ कर के चर्चाएँ चल रही हैं। ऑर्डर शीट का जो ऑफिशियल कॉपी होता है उसका वेट किया जा रहा है। हम लोग इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को हम लोग न्यायिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। प्रशांत जी की अपनी राजनीतिक यात्रा अभियान उनका अपनी जगह है, लेकिन इस मुद्दे पे पार्टी का जो संघर्ष है उसको YV गिरी जी न्यायिक तरीके से पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ देख रहे हैं। मतलब अभी यूपीएससी के छात्र ये कह रहे थे कि सदन में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आपके सदन में एक MLC भी है, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, मैंने कहा कि पार्टी की जो एक नीति बनती है किसी मुद्दे पर, जैसे इस मुद्दे पर तय हुआ कि हम इसे न्यायिक संघर्ष के जरिए, हमने सड़क पर संघर्ष किया। हमारी पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता प्रशांत किशोर जी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया इस मुद्दे पर। कोई पार्टी का नेता सड़क पर इस तरीके से नहीं उतरा, धरने पर नहीं बैठा, हमने वो संघर्ष किया। लेकिन उस संघर्ष के बाद यह नीति बनी, इसको हम लोग न्यायिक तरीके से उठाएं। रह गई बात सदन में उठाने की, तो सदन में क्या होता है कि बहुत बार आपका कोई क्वेश्चन पुटअप किया हुआ हो, आपका कोई मुद्दा पुटअप किया हुआ हो,
लेकिन बीच में कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर हंगामा हो जाता है, सदन ठप हो जाता है, तो मुद्दा वहाँ पे उठ के नहीं आ पाता है। लेकिन इस बात को लेकर के हम लोग स्पष्ट हैं कि इस मुद्दे को, यानी बीपीएससी का जो 70th एग्जामिनेशन था, इसको हम न्यायिक तरीके से जहाँ तक संभव होगा लड़ेंगे। हम लोगों ने हार नहीं मानी है। छात्रों के साथ हम बैठेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी आने के बाद हम लोग इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। अमित जी, अपने पीएम मिनिस्टर यही कहते हैं कि मनरेगा से हम जोड़ देंगे, पलायन रोकेंगे। ठीक है, वो बात सही है। कोई ठोस नीति भी तो आप सामने लेके नहीं आ रहे। जी मैं बता रहा हूँ, औद्योगिकरण को लेकर के हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि जहाँ तक संभव हो, जो भी उद्योग बंद पड़े हैं उनको शुरू करने की बात हो या नए उद्योग लगाने की बात हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मनरेगा से जोड़ देंगे, वो खेती के लिए है। खेती की समस्या बिहार में आज ये है कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का जो मोल भाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उनकी जो एक लागत राशि है, इस वजह से कृषि की बहुत बढ़ जा रही है। इस कारण से क्या होता है कि जो गरीब किसान है वो खेती छोड़ रहा है, वो जाकर के मजदूरी दूसरे राज्य में कर रहा है, अपना खेती यहाँ बटाई पर दिया है। तो वो योजना जो है उन किसानों के लिए है जो मजदूरों के अभाव में खेती छोड़ दे रहे, उनके लिए है। उद्योगों की बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी बंद पड़े उद्योग हैं या और भी जो नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, उनको हम जरूर सत्ता में आएंगे तो स्थापित करेंगे। अब उसके लिए नीति क्या हो? नीति तो बात यह है कि जब आप सत्ता में रहेंगे तब आप फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टर मीट्स बुला सकते हैं, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि उनमें फिर से पूंजी वो इन्वेस्ट करें, या सरकार की कोई औद्योगिक नीति बनेगी, सरकार किसी एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी उद्योगपतियों को, जिससे कि उद्योगपति अपना पूंजी यहाँ पर निवेश करना चाहे। लेकिन मनरेगा की भी योजना को जो आप लोग नगदी फसल के साथ जोड़ रहे हैं, 218 रुपए मिलते हैं करीब एक मनरेगा के मजदूर को। 300 दिन की उनको नौकरी दी जाती है, तो 300 दिन में वो कितना कमाएगा? 218 रुपया ही किसान। सिर्फ किसान ही जुड़ते, युवा भी जुड़ते, क्योंकि 1 लाख रोजगार सृजन होना था, किसानों की फसल का भी उसमें उपयोग होता है। ये सब 3 लाख किसान सीधे लाभ जी, 3 लाख किसान होते, 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलता। जी देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि सरकार के पास भूमि नहीं थी या धन का अभाव था, नीति और नियत का अभाव था। शाहनवाज साहब जब थे उद्योग मंत्री, उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था कि चनपटिया में जमीन चिन्हित कर ली गई है 1700 एकड़ के करीब। और बिहार में सिर्फ चनपटिया में ही जमीन नहीं है, बिहार में भागलपुर में भी 2 जगह जमीन है। वहाँ एयरपोर्ट बनने के लिए एक सुल्तानगंज और एक गोराडी में बात हो रही है, वहाँ भी जमीन है। भागलपुर भी सिर्फ उद्योग का केंद्र रहा है, वहाँ भी जमीन थी। गया में भी जमीन है और भी जगह भी जमीन है। जमीन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर जमीन पर्याप्त मात्रा में है। रह गई बात 10,000 करोड़ का जो अंशदान होता, उसकी भी कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए तो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती, हर बजट में वो लौट जाता है। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन होना बड़ी बात नहीं थी। बात है यहाँ नीति और नियत की। बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों की नीति नहीं है कि बिहार का विकास हो, और दोनों की नियत नहीं है कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। ये दिक्कत है। पैसा, जमीन या कह लीजिए लोगों का या संसाधन का कोई अभाव नहीं। जितने भी बहाने दिए जाते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है तो सी पोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब कोई कारण नहीं है। इसी बिहार में उन्हीं परिस्थितियों में तो पहले इतने बड़े बड़े शुगर मिल्स थे, इतने बड़े बड़े उद्योग थे, कहाँ चले गए वो सब? लेकिन आप लोग कहीं भी प्रशांत किशोर या जनसुराज के जो भी दिग्गज नेता हैं, इन तमाम चीज़ों पर लेके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अशोक पेपर मिल से लेके 1958 से लेके 98 तक, जितनी 90 तक जितनी शुगर मिल से लेके पेपर मिल बिहार में थी, उनके रोजगार, उनके शिक्षा को लेकर के है। जी मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि कमी हर जगह है, स्वच्छता मिशन में भी कमी है, और जो उनके लिए योजना है वो भी नहीं पहुँच पा रही हैं। उस पर हम विस्तृत चर्चा कभी करेंगे, उस पर विस्तार से जो नीतियाँ हैं उनके लिए हमारा जो विजन उस पर रखेंगे। आज हम चाहेंगे कि जो युवाओं के रोजगार, शिक्षा, उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस संबंध में अगर आप क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर। सवाल ये है कि किसान हैं जिनके पास खेत है, नकदी फसल उपजाना चाहते हैं, लेकिन लागत मूल्य ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं उपजा रहे। तो हम इन दोनों नेसेसिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं, किसान हैं जिनके पास खेत है वो फसल उगाना चाहते हैं, तो दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो नकदी फसल का उपज ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी। ये बिल्कुल अलग योजना है, ये किसानों के लिए। युवाओं के रोजगार के लिए चाहे उद्योग हो, चाहे आईटी पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, गुजरात में देखिए ना सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री खुल रहा है, बिहार में तो नहीं खुल रहा है। बिहार में अमित शाह जी आए थे, क्या कह के गए कि सीता माता का मंदिर बना देंगे। सीता माता का मंदिर बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। द्वारका धाम भी है गुजरात में, लेकिन द्वारका धाम के साथ साथ वहाँ सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी है, टेक्सटाइल पार्क भी है,
यहाँ का मजदूर सूरत में जा करके कपड़ा मिल में मजदूरी कर रहा है। यहाँ का लेकिन शुल्क उद्योग जो भागलपुर का था, रेशम उद्योग जो था, वो ठप पड़ा हुआ है। तो सीता माता का मंदिर बने, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में टेक्सटाइल पार्क भी बने, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भी लगे, यहाँ के जो बंद पड़े चीनी मिल है, कल कारखाने हैं, वो भी शुरू हों। दोनों जरूरी है। धन्यवाद। सही बात है, यहाँ शिक्षा की कोई ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। सारे हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे में टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड बहुत है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण वो हमारे बिहार से बाहर जा रहे हैं और वहाँ नाम रोशन कर रहे हैं पढ़ कर वहाँ का। उसी तरह रोजगार, जब बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, बाहर शिक्षा लें तो रोजगार भी बाहर ही करने लगते हैं। यहाँ भी कोई भी इतनी 1-2 IT कंपनी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चे अमीर घर के हो चाहे गरीब घर के हो। हर बच्चे का एक शौक़ होता है, उसकी पढ़नी उसकी इच्छा होती है, लेकिन वो एक मजबूरी के तहत उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो शिक्षा और रोजगार दोनों ही बच्चे को यहाँ पे ठगा जा रहा है। आप ट्रेन में अगर सफ़र करते तो सही बात है कि वॉशरूम जाना अगर हो तो रास्ता नहीं मिलता, लोग बाथरूम के बाहर में ही फर्श पे लेटे मिलेंगे, थैला लेके, बोरिया लेके। पूछने पर कि बच्चे आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैं जॉब करने जा रहा हूँ बॉम्बे में या मद्रास में, चेन्नई में, कहीं भी। तो यहाँ के बच्चे मजदूरी के 10-15 हज़ार रुपये के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। जबकि वहाँ पे रह के वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने पेट को काट के 2 पैसा बचा के अपने घर को ही भेज रहे हैं। यहाँ गार्जियन की क्या स्थिति है कि बच्चे तो बाहर चले जा रहे हैं, माँ बाप के पास कोई तबीयत खराब होने पर कोई दवा देने वाला नहीं है। तो ये सब बहुत भी बड़ी समस्या है यहाँ की। बहुत बड़े बड़े कॉलोनी में, यहाँ पे पाटलिपुत्रा कॉलोनी, चित्रगुप्त कॉलोनी, कहीं भी जाइए पता चलेगा अधिकतर घर में ताले बंद हैं। किसी में पेरेंट्स हैं तो माँ अकेले हैं, पिताजी हैं तो अकेले हैं, कोई देखने का है। ये सब चीज़ को अगर सुधार किया जाए, यहाँ पढ़ने की अगर सुविधा दी जाए तो बच्चे हमारे बाहर नहीं जाएंगे। उसे स्लम एरिया के बच्चे लोग जो कि पैसे के बिना, अभी हम कल गोसाई टोला स्लम एरिया में मैं गई थी, घूमने गई थी, वहाँ बिहार बदलाव रैली के बारे में मैंने गई थी, वहाँ घुमा, देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कूड़ा करकट कचरे से खेल रहे हैं, पढ़ने की कोई ये नहीं है। जो बड़ी लड़कियां थी उन्हें पढ़ने नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ पम्पलेट में क्या ही है, तो उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा। तो ये सब, जैसे गरीबी, यहाँ गरीबी बहुत है, गरीबी पे कोई तरह का यहाँ पे नहीं। हमेशा इलेक्शन आती है, बहुत सपने दिखाए जाते हैं, बहुत से इलेक्शन खत्म होते हैं, उसका सारे सपने भोरे में भरे रह जाते हैं। तो ये सब बहुत दुख की बात है कि हम अगर बिहार में रहते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ के बच्चे इस चीज़ को सामना कर रहे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, यहाँ पर गरीबी के लिए। स्लम एरिया में बहुत जगह मंत्री जी का कहना है, सरकार का कहना है, घर घर शौचालय। मेरे चितकोहरा में एक कपाड़िया मोहल्ला है, मैं वहाँ गई अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, पता चला कि वहाँ शौचालय नहीं है। महिला लोग आके रोने लगी, कल्पने लगी, बोली देखिए ना भाई बंधु लोग को तो लगता है तो 5 रुपये दे के शौचालय में चले जाते हैं, हम लोग पर्दा से घेर कर लेटरिन बाथरूम जाते हैं। नाला का निकासी, पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं है। हर झोपड़ी के आगे गड्ढा कर करके वहाँ पानी जमा होता है, वो लोग बर्तन धोती हैं, उसी पानी को फिर बाल्टी में कर करके, डब्बा में करके बाहर फेंकती है। तो इस टाइप की जर्जर स्थिति यहाँ की हुई है। किसी भी क्षेत्र में, या तो शिक्षा हो, रोजगार हो, गरीबी हो, सब में कोई चीज़ में सुधार नहीं है। दिन पर दिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इसमें देखा जा रहा है कि सरकार को लोग की चाहत है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बदलाव चाहिए। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि प्लान को रोकने के लिए वो कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों को यहाँ पे LCT घाट में ट्रेनिंग दे रहे हैं युवा, तो 2000 से 20,000 तक के जो है कि वहाँ पे अपना ट्रेनिंग करके कमा सकते हैं बच्चे। तो मान लीजिए बच्चे को जब यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रह के यहीं पर रह के अपना देखेंगे, करेंगे। हेलो, ठीक, नमस्ते। कोई भी सवाल हो किसी का, आ रहे हैं उन्हें चुनाव से संबंधित चीजें बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं, प्रशांत जी ने जैसा कि पद यात्रा किया, बहुत जगह से सारे सर्वे निकाल के देखने के बाद उनको लगा कि क्या चीज़ जरूरी है। वो कोई चुनाव के चलते नहीं, लेकिन उन्होंने घर घर देखा तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे रोजगार की समस्या है। तो आज से नहीं, बहुत दिन से LCT घाट में 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, रहने खाने पीने के बाद। आज हमारे घर में एक लड़की बच्ची आई थी जिसकी शादी हुई है, उनकी 3 लड़की है।
हस्बैंड भी एक प्राइवेट जॉब 10 जगह करते हैं। तो वो हमसे बात की तो मैं बोली कि आप अपना बायोडाटा लेकर घर पे आइए। तो सुबह आई थी, हमने उन्हें बोला कि आप एलसीटी घाट जाइए, वहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, देखिए वहाँ आपके लिए जगह काम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं चाहे सिर्फ इलेक्शन के लिए कि चले, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने दावा किया, ये किया, वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिहार की बदलाव के लिए उनका स्टेप आगे बढ़ा है और उनके साथ सारी जनता की आवाज़ है कि वो एक बार आए, बदलाव चाहिए उनको। सुलता जी, जी बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो रोजगार है वो ज्यादा है। महिलाएं जो है मात्र 9.9% बेरोजगार हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, और पुरुष जबकि 3.3 हैं। यदि जनसुराज की सरकार आती है तो इसको इस रेशियो को कैसे मैनेज करेगी? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की है तो महिलाओं तो अपना काम रोजगार घर बैठे बैठे चौका बर्तन कर रही हैं, चाहे कर रही हैं, वो घर घर जाके अपना खाना बना रही हैं, चाहे बच्चों का देखभाल कर रही हैं, तो अपना हाथ पाँव मार रही हैं जितना उनका जो अपना ये कैपेसिटी उसके हिसाब से। रहा बात पुरुषों का, तो पुरुष भी काम कर रहे हैं, उनके अपेक्षा कम करें लेकिन काम कर रहे हैं। कैसे मैनेज करेंगी, मैंने ये पूछा। मैनेज करेंगे जैसे कि अभी इस रेशियो को लेवल पे जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाएगी, कथी खुल रही है, चीनी मिल खुलेंगे तो फैक्ट्री में वो लोग जाएंगे, काम करेंगे, पुरुष लोग को भी एक मौका मिलेगा। यहाँ पर सारी फैक्ट्री, चीनी मिलों चाहे जो सभी बंद पड़े हैं, अगर खुलेंगे तो वो लोग तो जॉब करेंगे ही। ठीक है, अमित विक्रम आप जी। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।